उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चितवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल महीने से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने देहरादून पहुंचकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। आशियाने में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाने को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल अभी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा किया जा रहा है। परिसर को आम जन के लिए खोलने जाना परिसर में राष्ट्रपति सचिवालय में अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में उत्तराखंड सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान लोगों को राष्ट्रपति आशियाने के साथ भारतीय सेना की यहाँ पर 251 साल पुरानी रेजिमेंट पीबीजी के इतिहास और इसके 186 साल पुराने अस्तबल से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। शहर के मध्य लोग परिसर के खूबसूरत बाग कैफेटेरिया का भी आनंद उठा पाएंगे। बैठक में परिसर को आम जन के लिए खोलने से पहले बिजली, पानी, पार्किंग की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये परिसर जो है वो अब आम लोगों के लिए राष्ट्रपति का आशियाना खोल दिया जाएगा। अप्रैल महीने से आम लोग ये जो प्रेसिडेंट हाउस है वो देख पाएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये बड़ा निर्णय लिया गया है। और इसको खोलने से पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ पर सभी चीजें जो है वो सुनिश्चित की गई हैं। पानी की बात की जाए, वॉशरूम की बात की जाए या फिर अगर हम बात करें पार्किंग की या फिर बिजली की व्यवस्था, ये तमाम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कि ध्यान यहाँ पर प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है, क्योंकि लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हर प्रकार की सुविधा उन्हें उपलब्ध हो पाए, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी खोला जाएगा ताकि जो यहाँ पर लोग आए वो जलपान कर पाए। उसी के साथ साथ जो खूबसूरत बाग है वहाँ पर कुछ अलग अलग प्रजातियों के फूल और पौधे उगाए जाएंगे जो कि लोगों को मंत्रमुग्ध करे। तो आपको बता दें कि आम लोगों के लिए जो राष्ट्रपति का आशियाना है वो अब अप्रैल महीने से खुल जाएगा। कई लोग इच्छुक थे कि इसके अंदर वो आ पाए, क्योंकि 186 साल पुराना ये परिसर कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और अब अप्रैल के महीने से लोग इसके अंदर का भ्रमण कर पाएंगे और देश विदेश से लोग इच्छुक होंगे यहाँ पर आने के लिए। और कहीं ना कहीं पर्यटन को भी एक और तरफ से बढ़ावा अब उत्तर प्रदेश, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो वो मिल पाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उपनल कर्मचारियों को लेकर सरकार के द्वारा की जा रही अनदेखी पर कोर्ट को सख्त रवैया अपनाने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोर्ट को सख्त रवैया इसलिए भी अपनाना चाहिए ताकि सरकारों को घमंड न हो और वो अपनी मनमानी न कर पाए। आपको बता दें कि प्रदेश में 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मी इस समय नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा उनके पक्ष में फैसला पहले से सुनाया जा चुका है। देखिए, मैं चाहता हूं कि कोर्ट सख्त हो और सरकारों को और किसी भी अधिकारी को ये वहम नहीं होना चाहिए कि कोर्ट उनकी कारगुजारी पर पर्दा डाले। कोर्ट ने सख्त कदम उठाने चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि कोर्ट सख्त हो और सरकारों को और किसी भी अधिकारी को ये वहम नहीं होना चाहिए कि कोर्ट उनकी कारगुजारी पर पर्दा डाले। कोर्ट ने सख्त कदम उठाने चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि कोर्ट राजधानी देहरादून में कैंट थाना में निजी आवास में देर रात पुलिस ने छापेमारी कर नशे में धुत युवाओं को पकड़ा है। अवैध हाउस पार्टी में पुलिस ने मौके से 40 लड़के और 17 लड़कियों के साथ ही भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी है। पुलिस को 23 नवंबर शनिवार की देर रात गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी और एसएसपी देहरादून को देर रात एक फोन कॉल आया था। फोन कॉल करने वाले ने बताया था कि थाना कैंट क्षेत्र में एक निजी आवास पर हाउस पार्टी की जा रही है। एसएसपी देहरादून ने क्षेत्र अधिकारी सदर को तुरंत एक्शन के निर्देश दिए तो पुलिस ने रेड टीम बनाई और आबकारी विभाग के साथ मिलकर कैंट क्षेत्र के इस निजी आवास पर रेड की गई।
आवास पर नशे में धुत यहाँ पर कई रईसजादे, अगर बात की जाए 57 के करीब जो रईसजादे यहाँ पर पाए गए, जो कि अवैध रूप से पार्टी आयोजित कर रहे थे। इनमें 40 लड़के और 17 लड़कियां शामिल थे। पुलिस ने बताया कि इस अवैध पार्टी में सम्मिलित होने हेतु गोपनीय रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा था और मौके से भारी मात्रा में शराब की खाली और भरी हुई बोतलें भी बरामद की गई है। पुलिस ने मकान मालिक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और अवैध पार्टी में सम्मिलित युवाओं से पूछताछ कर पुलिस एक्ट जो है वो उसके तहत कार्रवाई की जा रही है और अभी भी इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है, लगातार कहीं न कहीं 40 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ 17 लड़कियां भी इस अवैध तरीके से जो हाउस पार्टी चल रही थी उसमें शामिल थी। अभी फिलहाल सभी को हिरासत में लिया गया है और कई खाली जो बोतलें हैं और साथ ही साथ शराब की जो भरी हुई बोतलें हैं वो भी यहाँ पर बरामद की गई है। हम देख सकते हैं किस तरीके से अभी इनके खिलाफ और इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, पिछले कई दिनों से हम आपको लगातार अपडेट करते नजर आ रहे हैं गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से कि बहुत सारे सड़क हादसे जो हैं वो उत्तराखंड में हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये भी है क्योंकि लोग जो है वो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। अब जाहिर सी बात है ये लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान जब करेंगे, यहाँ पर इन्होंने शराब का सेवन किया और इस दौरान जो है कई बड़े सड़क हादसे पेश आ सकते हैं। प्रशासन द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों की भी जिम्मेदारी काफी अहम है। अभी जो यहाँ पर छात्र छात्राएं जो युवा यहाँ मौजूद थे, इनके पेरेंट्स, इनके गार्डियंस की भी काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन व्हाट्सएप के जरिए एक ग्रुप बनाया गया जिस ग्रुप में इस पार्टी का पोस्टर शेयर किया गया और ये पार्टी करने के लिए 23 नवंबर को लोग जो है 40 के करीब लड़के और 17 के करीब जो लड़कियां हैं, 57 लोग यहाँ पर शामिल हुए इस पार्टी में और ये पोस्टर भी आपके सामने है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सड़क हादसों का बहुत बड़ा कारण शराब बताया जा रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव बताई जा रही है। अब प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर लोगों की भी है। और ये तस्वीरें आपके सामने साझा कर रहे हैं जहाँ पर पुलिस ने 57 युवाओं के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया है। 40 लड़के और 17 लड़कियां और कई शराब की खाली और भरी हुई बोतलें जो है वो जब्त भी की गई हैं और आगे पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के सराय पश्चिम वन प्रभाग के पचरामपुर रेंज में तुमरिया डैम की और भोगपुर डैम जलाशय क्षेत्र आजकल विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी आजकल ये परिंदे तुमरिया डैम की रौनक बने हैं। अगर बात की जाए तो यूरेशियाई देशों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में ये मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाकों में पहुंचे हैं। हर साल की तरह हजारों विदेशी परिंदों के झुंड साइबेरिया, मध्यस्थी और मंगोलिया देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर लोगों की माने तो इन विदेशी परिंदों को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। कई दूर दराज के इलाकों से पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं। ग्राम प्रधान भोगपुर सुखदेव सिंह का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी विदेशी परिंदे डैम क्षेत्र में आने लगे हैं और अगर इस डैम क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाए, इसकी यहाँ पर डेवलपमेंट की जाए तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन विभाग की मानेंगे तो इस बार इन विदेशी परिंदों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस मौसम में इनके आने से डैम क्षेत्र में रौनक आ चुकी है और पर्यटन भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर आ रहा है, आकर्षित हो रहा है। वहीं पर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ शिकार करने न आए, इसके लिए भी गश्त बढ़ा दी गई है और इन पक्षियों की निगरानी भी लगातार की जा रही है। ये हर साल की तरह इस साल भी आए हुए हैं पक्षी। और पर्यटन की बात करें तो अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो यहाँ बहुत कुछ पैदा हो सकता है, बहुत रोजगार लोगों को मिल सकता है, पर सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। अगर सरकार टूरिस्ट पे ध्यान देती है तो ये एरिया डेवलप हो सकता है। बेनिफिट तो सारा बेनिफिट ये आसपास के लोगों को कारोबार मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा और बहुत सारा राजस्व सरकार को भी जाएगा। परिंदों की वजह से बहुत सारा पर्यटक आता है, आते ही रहते हैं, बाहर से विदेशी भी आते हैं और यहाँ के लोकल के भी और प्रदेश के बाहर के भी लोग आते हैं। ये इसमें जो हमारे तुमरिया जलाशय है और ये भोगपुर जलाशय है, इसमें जो है क्योंकि साइबेरिया है और ये मंगोलिया है, तो
कि वहाँ पर क्योंकि इस समय काफ़ी शीतकाल हो जाता है और काफ़ी बर्फ ठंडा मौसम हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो वहाँ से यहाँ पर तुम्हारे इलाके में आते हैं, इसमें सुरखाब है और ये साइबेरियन पक्षी जो भी हैं वो पक्षी यहाँ पर 2 से 4 महीने लगभग मार्च के एंड में यहाँ से वापस अपने देश को वापस चले जाते हैं। यहाँ पर गश्त करती रहती है उस क्षेत्र में डैम पर तुम्हारी डैम और भोजपुर डैम के क्षेत्र में लगातार गश्त करते रहती है और जो शिकारी तत्व का जो भी इस तरह के हैं उनको निगरानी की जाए। खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमजेएम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल के नकारापन के चलते विकास नगर क्षेत्र अंतर्गत अति संवेदनशील क्षेत्र आसन कन्वर्जेंस रिजर्व में 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर खनन प्रक्रिया संचालित है। उन्होंने कहा कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को तत्काल उक्त संवेदनशील क्षेत्र में खनन क्रियाएं बंद करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उक्त आदेश की अनुपालना करवाने में वन और पर्यावरण मंत्री नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने वन मंत्री को उनकी नाकामी के चलते उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल जिस तरह से आसन कंजर्वेशन रिजर्व में वन संपदा लूट रही है और तमाम इस तरह की जो अनुज्ञाएं जारी की गई हैं, चाहे वो श्रम प्रेशर की हो, चाहे स्टीलिंग प्लांट हो, खनन फटने के बाद हो, इस मामले को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2024 को स्पष्ट निर्देश दिए कि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह से जो तमाम रात दिन काम चल रहा है और मैं समझता हूँ इस मामले में जो वन पर्यावरण मंत्री है सुबोध उनियाल जी, उनको तो मैं क्या कहूँ, उनका तो हम सिर्फ इस्तीफा ही मांगते थे और सरकार से इनकी बर्खास्तगी की मांग करते, क्योंकि उन्होंने जिस समय मंत्री पद की शपथ ली थी स्पष्ट कहा था मैं कानून की रक्षा करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन आज जिस तरह से नियम तार हो रहे हैं, पूरे के पूरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश की, और इस तरह से ये वायलेशन जो नेशनल वाइल्ड लाइफ जो स्टैंडिंग कमेटी उसकी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट उसका भी वायलेशन है। तो ये पूरे के पूरे जो धज्जियां उड़ाने का जो काम था इसका सारा का सारा श्रेय श्री सुबोध उनियाल जी को जाता है। और हम इसमें राजभवन से भी मांग करते हैं कि आप इसमें संज्ञान लें, सरकार से बात क्यों करते हैं। महानगर रुड़की प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए केवल एक नामांकन जमा होने पर दोनों पदों पर निर्विरोध चयन कर लिया गया। चुनाव संचालन समिति के अनुसार अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड और साथ ही साथ उपाध्यक्ष पद पर कृष्ण गोपाल को निर्विरोध चुना गया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अन्य पदों के लिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महामंत्री पद पर नसीम मलिक और अनवर राणा के बीच में सीधा मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष पद के लिए शहजाद राजपूत और असलम अंसारी आमने सामने हैं। इसके अलावा सचिव पद पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें की मुनीष शर्मा, विशाल यादव और सोनिया सैनी के नाम शामिल है। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रवेश आलम, मोनू शर्मा और मनोज अग्रवाल ने बताया कि नामांकन पत्र जमा कर दिए गए हैं। नामांकन वापसी का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। इस दौरान कृष्ण गोपाल ने महामंत्री पद के लिए नामांकन वापस लेकर उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन सुनिश्चित किया। मुनीष शर्मा ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन वापस लेकर सचिव पद पर अपनी दावेदारी कायम रखी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा है कि वो रुड़की प्रेस क्लब के उत्थान और क्लब के हर सदस्यों की समस्याओं के समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत आभारी और उनका धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों ने मेरे कार्यकर्ताओं को उन्होंने और यहाँ के जो सदस्य था उन्होंने चुनाव में उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही मेरी जो बात अगले जो मैं क्या कार्य करूंगा, जो पिछले जो कार्य रुके हुए थे हमारे प्रेस क्लब के, जो हमारे जो पिछले लोगों ने किसी कारण नहीं हो पाए तो उनको पूरे करे जाएंगे। और रही उसकी बात पहले सबसे पहले हमारा काम होगा, हमारे भवन का होगा और हमारे किसी भी प्रेस क्लब के सदस्य को कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आती हो, तन मन किसी भी तरीके की, उनके साथ में पूरा प्रेस क्लब साथ रहा होगा। मैं आपके साथ आपका सबका आभारी हूँ।
जहां एक तरफ सरकार प्रदेश भर में गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों में गंदगी के अंबार लगे हैं और गांव के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। बता दें कि ये तस्वीरें लक्सर विकास खंड के बसेड़ी गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने की है, जहां पर गंदगी के अंबार लगे हैं। नालियों को गंदा पानी विद्यालय के सामने सड़क पर जमा हो चुका है। यहाँ तक कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी गंदगी से होकर विद्यालय जाने पर मजबूर है। विद्यालय के सहायक अध्यापक अमित शर्मा का कहना है कि विद्यालय की ओर से कई बार इस गंदगी की सफाई खुद पैसे देकर करवाई गई और ग्राम प्रधान से इस गंदगी के समाधान के लिए कहा गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में सरकारी स्कूल के सामने सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है, जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। गांव में गंदगी रहने के कारण पूर्व में भी उनका गांव डेंगू से पीड़ित रह चुका है। बावजूद इसके इस गंदगी का कोई सुधार करने को तैयार नहीं है। मुझे यहाँ पानी भरा रहता है और यहाँ पे अच्छे बड़े आदमी आते हैं और सब गहरे पानी में को चल के जा रहे हैं और ये बहुत बुरी, इसकी वजह से हमारा गांव पहले भी डेंगू में रहा है कुछ दिनों, ठीक। और जो बच्चे परेशान हैं कई दिनों से, सभी जो भी आते हैं वही बंद के जाते हैं यहाँ से। ये देखो क्या है, ये ना कार्रवाई प्रधान देखता है ना कोई देखता है यहाँ से, कोई भी नहीं देखता है। गाँव बिल्कुल इन्होंने सारा ही बेकार कर रखा है यहाँ से। तो आप वहाँ पानी भर जाता है उधर देख लेना, तो उन्होंने कहा आने को कहा, तो अब इससे कैसे कार्रवाई होती है, अब इस बार प्रधान देखने नहीं हम जाते, तो हम भी चाहते हैं कि साफ रहे, बच्चे जो हैं वो आराम से आ जाए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, आंगनबाड़ी में बच्चे आते हैं, तो उन्होंने आसान लोग चाहते रस्ते अंदर से कराते हैं, तो हम इसका जांच कर रहे हैं। फिर उसके बाद विभाग को भी मैडम जो है वो अभी काम से गई हैं, जैसे वो कहते कि एक बार उसमें नंबर जो है उतना दे देंगे। आप यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, यहाँ को बच्चे डूब गए हैं, यहाँ को कहाँ को जाओगे, इससे नहीं करना चाहिए। यहाँ जब बंद करोगे के लिए आओगे, बच्चे कहाँ दस गया गिर गया, दो परसों गिर गए थे, यहाँ से इन्हें धोए नुआ जाए, छठे से आना, ये अच्छी बात नहीं है इनकी। यहाँ मैडम कह सकना या कह सको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इन्होंने कहा जहाँ को चलना चल लो, ये तो नहीं बर्बादी, उसका फायदा नहीं बोला। यार नहीं गंदगी में को जा रहे, कहाँ से जाने, या तो फिर कहीं कोई दूसरी से माँ बनाओ या फिर भाई मस्ती गिराओ थोड़ी बहुत ही। अभी सुबह आज इसका संज्ञान आया है, हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मोनू कुमार जी द्वारा सुबह आकर ये शिकायत की गई कि स्कूल के पास वाले तालाब का पानी ओवरफ्लो होने के पश्चात सड़क पर घूम रहा है, जिससे छोटे बच्चों को आवाजाही में और ग्रामवासियों को आवाजाही में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा अभी प्रधान को फोन पर निर्देश दिए गए हैं कि वो कल से इस पे काम लगाकर तुरंत इसकी व्यवस्था को ठीक करें, जिससे गांव के बच्चों को कोई नुकसान न हो। रास्ते में बच्चे गिरने से उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा और गांव में गंदगी भी दूर होगी। उससे अगर उसका प्रधान द्वारा लालकुआं में रोडवेज बस स्टेशन के अभाव में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालकुआं शहर, जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है। लेकिन बस स्टैंड नहीं होने से यात्रियों को मुख्य सड़क पर खड़े होकर बसों, जीप और टेम्पो का इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय लोग लंबे समय से नगर में रोडवेज बस स्टैंड बनाने की मांग करते आ रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस ने भी बस स्टैंड को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नवीन दुमका ने कहा कि बस स्टैंड बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। शीघ्र ही बस स्टैंड बनाने का जो सपना है वो साकार होगा। उन्होंने कहा कि लालकुआं में बस स्टैंड न होने से सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। लालकुआं में जमीन की समस्या को देखते हुए हल्दी चौड़ में कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया गया है, जहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाएगा। हम लोग को जगह नहीं मिल पा रही है और लालकुआं बस अड्डा स्वीकृत है, यहाँ पर बस अड्डा स्वीकृत है, लेकिन जगह न होने की वजह से यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। इसी का विकल्प हम लोगों ने देखा था कि हल्दी चौड़ के पास, हल्दी चौड़ में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जगह है उस पर मैंने बस अड्डा खोलने की बात की है। तो वहाँ पर अगर वहाँ भी खुल जाता है तो आसपास की जगह है, तो वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लालकुआं में बस अगर रोड पर रुकती है तो जाम लग जाता है,
तो अभी यहाँ पर भी अगर जगह मिल जाती तो यहाँ पर करते, नहीं तो हल्दी चौड़ में हमारी कार्रवाई चल रही है। देखिए लालकुआ में मांग बहुत लंबे समय से पहले विधायक बनने से 15 चली आ रही है, लेकिन भूमि संबंधी जो दिक्कत है वो अपनी जगह पर आज भी उठा चुकी है। उस समय विशेषकर हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक संगठन है, उनके बहुत आग्रह पर तत्कालीन परिवहन मंत्री ने लालकुआ से दिल्ली के लिए बस की शुरुआत भी की थी, लेकिन वो बस बाद में बंद हो गई। संभवतः आर्थिक रूप से लाभकर नहीं रही या क्या कारण था, लेकिन बंद हो गई। और लालकुआ में भूमि की केवल वन भूमि है और वन भूमि से आवंटन कराना एक लंबी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि आज प्रयास किया है तो कभी भविष्य में बस अड्डा बन सकेगा। एक तो लालकुआ में जो है बस अड्डे का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास के जहाँ भी हो वन भूमि को लेकर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो यहाँ पर एक बस अड्डा यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि लालकुआ भी जो है इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है, सेंचुरी मिल यहाँ पर है और सिटकुल भी बहुत नजदीक यहाँ से है। यहाँ सिटकुल के बहुत बच्चे यहाँ से नौकरी करने वहाँ जाते हैं। तो लालकुआ में जो है हल्द्वानी के समीप भी है, तो यहाँ पर जो है बस अड्डा जरूर बनना चाहिए और यहाँ पर बाईपास का भी निर्माण जरूर होना चाहिए, जिससे कि शहर की जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। बस अड्डा इस क्षेत्र की जरूरत है, इस शहर की जरूरत है। लालकुआ एकमात्र शहर है लालकुआ विधानसभा का, इस शहर की जरूरत है कि यहाँ पर बस अड्डा होना चाहिए और शहर में बस अड्डा होना चाहिए, जरूरत है। तो इसलिए अगर सरकार की नीयत साफ है तो जमीन की व्यवस्था करें। पहले भी सर्वे हुई है तो उस सर्वे की रिपोर्ट को देखे और जमीन की व्यवस्था करके बस अड्डा खुलवाए। सरकार के पास बजट तो है नहीं और खाली इधर उधर की बातें करते। विकासनगर के मंडी चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि देहरादून से विकासनगर डाकपत्थर बस यूनियन की बस हरबतपुर से विकासनगर की तरफ जा रही थी। वहीं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाकर तेजी से रोड पर निकला बाइक सवार युवक और बस से टकरा गया और इस दौरान ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया। एसीएमओ अनिल वर्मा ने आज अवैध रूप से चलने वाले अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ अस्पतालों को नोटिस दिया गया जबकि कुछ को सही पाया गया। वहीं पर एसीएमओ ने फर्जी रूप से चलने वाले अस्पतालों के मालिकों को चेतावनी दी कि बिना डॉक्टरों के संचालित होने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन अस्पतालों के कार्य को सही पाया गया उनको भी व्यवस्था सुधारने की नसीहत दी गई। साहब के निर्देशन में जिले में आज हमारे निरीक्षण चलते रहते हैं और अभी सबसे पहले हमने धनौरी में एक ज्योति अस्पताल को चेक किया, हमारे डॉक्टर नहीं था, उस पर हम लोग नोटिस दे रहे, कार्रवाई करेंगे 50,000 की। उसके बाद फिर हमने मंगलौर में चेक किया, मंगलौर में बेबी क्लिनिक था, वो बच्चों का नाम से था, डिवाइन भी उसमें नाम रखा था, वो बंद कर दिया गया था। उसने दूसरे डॉक्टर के पेपर लगाए थे, फर्जी किया था, तो उसको वो बंद कहा गया। एक ग्रीन हॉस्पिटल चेक किया, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थे, नॉर्मल पाया गया। उसके बाद फिर हमने लंधौरा में और चेक किया, एक नया अस्पताल बन रहा था हेल्थ केयर करके, उसमें भ्रामक प्रचार किया था, कोई डॉक्टर नहीं हुआ। अभी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो बोला कि अभी तक नहीं चलाएंगे जब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और अभी फिर उसके बाद लंधौरा में खुशी नर्सिंग होम में हम लोग गए, वहाँ डॉक्टर नहीं अवेलेबल था, उन लोगों के यहाँ डिलीवरी थी, तो उसको भी हम लोग नोटिस दे रहे। दूसरी बार एक बार उसने 50,000 रुपये जुर्माना भी भर चुका। तो ऐसे अस्पतालों में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर के कोई भी अस्पताल ना चलाया जाए। मीडिया से भी हमारा बार बार यही आगाह है और आप लोग भी उनको ये करेंगे कि भाई बिना डॉक्टर के अस्पताल ना चलाए, जो जिस पैसे का डॉक्टर है वो उसी पैसे में इलाज करे। टीम आई थी हमारे हॉस्पिटल में भी, निरीक्षण किया उन्होंने और उन्हें सारी व्यवस्था सही लगी, वैसे कोई अव्यवस्था या कोई कमी उन्हें नजर नहीं आई। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलमान और माई साहब डॉक्टर कन्हैया, हम भी यहीं थे, मैडम भी यहीं थी जाने वाली, और जो नाइट का स्टाफ था, नाइट के डॉक्टर अमन फारूकी, उन्हें भी हमने बुला लिया था इंट्रोडक्शन के लिए। सर के सामने इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो बाकी ठीक है, वो अप्रिशिएट करके गए हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कमियां उन्होंने बताई है वो हम कर लेंगे। वो कमियां मतलब ऐसी है कि वो थोड़ा हमें गाइड करके गए हैं कि ये चीज़ें ठीक है, कि थोड़ी सी इनमें थोड़ा सुधार कर लो। तो बाकी ओवरऑल बढ़िया रहा, अच्छा रहा सब। यहाँ पे टोटल
3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलमान हैं, डॉक्टर तनवीर और डॉक्टर अमन फारूकी, और गायनी में डॉक्टर दिव्या जोशी हैं, और बाकी से नीचे उनके। वहीं रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर महानगर कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिका में उद्योगपति अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने जांच एजेंसी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने के साथ कार्रवाई करने की बात कही। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि अमेरिका की जांच एजेंसियां बहुत मजबूत है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अडानी ने धन का दुरुपयोग कर बड़ा अपराध किया। वो मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए और जनता को न्याय दिलवाने का काम किया जाए। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने गरीब आदमी के पैसे गंवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि ईडी सरकार के इशारे पर विपक्ष के लोगों को घेरने का काम करती है। उसे अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ साथ मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। भारत में विकास करेंगे प्रोजेक्ट में, जबकि उन्होंने सारा पैसा आप ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ये मिसयूज ऑफ फंड है, पब्लिक फंड का। ये जो है उन पर डायरेक्ट आरोप जो है पालन हो रहा है, क्योंकि बैंकों से ट्रांजेक्शन हुई। और हम मांग करते हैं देश की जितने भी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, चाहे NIA हो, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इसमें खुदरा बयान किया जा रहा है। गौतम अडानी और दोनों एक सिक्के के पहलू, एक ऐसे एक केले, ये कह सकते हैं आप। और गौतम अडानी ने जो किया है उसमें लोगों के पैसों का जो खत्म करने का कार्य किया है। जो छोटे छोटे निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया उन्हें डुबाने का कार्य। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।